चलिए, तो आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लेता है इसकी संरचनाएं, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो पूछ लेते हैं। तो हम इसी का आज डिस्कशन करेंगे और आपको बता दें कि ये बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर 10th रहे, 10th बोर्ड हो या फिर 12th बोर्ड हो, ये आपको दोनों एग्ज़ाम में पूछता है, और वो भी 5 मार्क्स का पूछता है। तो इसको आपको अच्छे तरीके से ध्यान देना है और देखना है कि कैसे होता है। आपको ये तो फ्लावर का अगर चित्र की बात करें तो आपको इजी होगा बनाना, क्योंकि इतना हार्ड तो ये है नहीं कि आप नहीं बना सकते हैं इसको, है कि नहीं? इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये बाह्य पुंज कर देंगे हम, ठीक है। ये थी दल पुंज कर देंगे, ये बाह्य दल पुंज कर देंगे, इतना हमारा बाह्य दल पुंज हो जाएगा, ये दल पुंज हो जाएगा। इसमें एक ये स्त्री के भाग बना देंगे, ये नर वाला भाग बना देंगे। तो इतना तो आप कर लीजिएगा, नॉर्मल चीज़ें हैं ये फ्लावर का फिगर बनाना। सबसे कठिन होता है इसका नाम लिखना, और इसमें क्या होता है कि इसका व्याख्या करना, ठीक है। तो चले स्टार्ट करें। देखिए हमारा क्या है, ये हमारा नर जननांग है, ये हमारा नर जननांग है, जिसको क्या कहते हैं, पराग कोश कहते हैं, ठीक है। ये हमारा पराग कोश है, और ये हमारा क्या बोलता है, स्त्री केसर है, ये स्त्री केसर, और ये हमारा पराकोश। स्त्री केसर की बात करें तो ये हमारा मादा भाग होता है, क्या होता है, ये मादा भाग होता है और ये नर भाग होता है। तो इसी चीज़ को हम एक सीक्वेंस में लिख देंगे, फ्लावर का चित्र बनाएंगे, और बनाने के बाद उसको हम लिखेंगे, ठीक है कि क्या क्या इसका कार्य है, क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अगला स्लाइड में। देखिए अगला स्लाइड। अब हम इसको अथी किए हैं, ठीक है। आपको शायद दिख रहा होगा स्क्रीन पर, सही तरीके से दिख रहा है ना, दिख रहा है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारा ये जो फूल था, पुष्प का ही ये सहायक अंग है, जो हम आपको अभी बताए थे, ठीक है। ये आपको जो हम अभी बताए थे वो सहायक अंग ही है। इसमें देखिए इसमें देखिए सहायक चक्र अगर हम लिखेंगे वहाँ, तो क्या लिखेंगे, पुष्प का कुछ महत्वपूर्ण सहायक भाग होते हैं जो इस प्रकार है या फिर निम्नलिखित है। तो वहाँ पर पहला लिखेंगे कि सहायक चक्र और जनन चक्र। सहायक चक्र में हम 2 भाग लिखेंगे, पहला बाह्य दल पुंज और अंतः दल पुंज, ठीक है। बाह्य दल पुंज या दल पुंज कह सकते हैं, या फिर अंतः दल पुंज कह सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं तो नर जननांग में लिखेंगे। नर जनन चक्र का भी 2 भाग है, पहला है पुंकेसर और दूसरा है स्त्रीकेसर। पुंकेसर की बात करें तो ये पुंकेसर की बात करें तो ये हमारा नर वाला भाग होता है, और जयांग की बात करें तो ये हमारा मादा वाला भाग होता है। आप इसको लिख देंगे, ठीक है। और लिखने के बाद हम फिर इसको बारी बारी से एक एक करके लिखेंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे कि बताते हैं हम आपको। लिखेंगे, पुष्प का चित्र लेकर के आते हैं हम, तब तक देखिए हमारा कौन सा भाग होगा, बाह्य दल पुंज, ठीक है। बाह्य दल पुंज हमारा ये हो गया, ठीक है। हम लिखेंगे पुष्प में सबसे निचली भाग जो हरे कलर की होती है वो हमारा बाह्य दल पुंज कहलाता है। पुष्प में सबसे नीचे हरे कलर का भाग बाह्य दल पुंज कहलाता है, जो इसका कार्य भी हम लिख देंगे साथ में, जो क्या करता है, पुष्प को बाहरी चोटों से सुरक्षा देता है। बाहरी चोटों से क्या करता है, सुरक्षा देता है। ये हम लिखेंगे बाह्य दल पुंज में। बाह्य दल पुंज अगर पूछता है तो हम ये चीज़ें लिख देंगे, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
बाह्य दल पुंज हम इसको लिखेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि दल पुंज। तो दल पुंज हमारा क्या होता है? दल पुंज हमारा ए वाला भाग होगा। दल पुंज देखिए, हम आपको दिखाते हैं। दल पुंज हमारा ए वाला भाग होगा, जो हल्का ग्रे कलर में दिख रहा है ना, तो इसको हम दल पुंज कहते हैं। तो दल पुंज में हम क्या लिखेंगे? दल पुंज लिख करके डैश करेंगे। दल पुंज में लिखेंगे क्या कि पुष्प का रंगीन भाग जो परागन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जो कीटों को आकर्षित करता है, जो कीटों को क्या करता है? आकर्षित करता है, जिससे कीट आने के बाद पराग कोश से परागकण लेकर के वर्तिकाग्र तक जाता है। तो इतना हम लिख देंगे दल पुंज में। आपको आई होप इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं, हमारा आता है क्या? परागकोश। परागकोश, परागकोश में बात करते हैं। तो परागकोश में आपका देखिए, परागकोश में भी दो भाग होता है। परागकोश का भी दो भाग हमारा है, ठीक है। परागकोश का दो भाग कौन है? परागकोश में पराग पुंकेसर का दो भाग है। एक होता है परागकोश और एक होता है तंतु, जिसे हम बोलते हैं, हम फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। देखिए, एक होता है परागकोश, परागकोश कोश, और एक होता है तंतु, तंतु, ठीक है। एक होता है परागकोश, एक होता है तंतु। तो इसका हम बात करें तो परागकोश जो इस तरीके का होता है, देखिए इसमें हम बताते हैं आपको। परागकोश हम किसको कहेंगे? तो जो यहाँ फ्लावर से ये कुछ सही नहीं पड़ा है ना भाई। देखिए इसमें ये हमारा वर्तिकाग्र होता है, ये वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो जाता है। और इसमें हमारा परागकोश ये रहता है, हमारा परागकोश। ये हमारा परागकोश है, ये वाला। और जो इस नीक पे जुटता है परागकोश, और ये जो लंबा वाला डंडा होता है, ये होता है तंतु, तंतु होता है, ठीक है। तो ये हो गया परागकोश और ये हो गया हमारा तंतु, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या? परागकण परागकोश के अंदर वो होता है जो तंतु से जुड़ा हुआ रहता है। परागकोश में परागकण उपस्थित रहता है जो तंतु से जुड़ा रहता है, और यह नर भाग का एक पार्ट है, ठीक है। इतना हम लिखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि मादा जननांग। मादा जननांग की बात करें तो इसमें एक और हम सेपरेट बना सकते हैं मादा जननांग। देखिए मादा जननांग कुछ ऐसा ही हमारा रहता है ना। मादा जननांग कुछ इस प्रकार सा ही रहता है। रुकिए हम बना देते हैं। चलिए देखिए, ये हमारा रहता है और इस जगह पुष्पासन, पुष्पासन पर ये हमारा बैठा रहता है, ठीक है। ये हमारा मादा जननांग है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर, स्त्री केसर, स्त्री केसर, ठीक है। ये हमारा मादा जननांग है। और सबसे ऊपर वाला जो भाग रहता है इसको हम बोलते हैं वर्तिका। वर्तिका लिखने में थोड़ा कठिन हो रहा है, आप इस चीज़ को शायद समझ पा रहे हैं। ये हमारा वर्तिका हो जाएगा और ये हमारा वर्तिकाग्र हो जाएगा और ये हमारा अंडाशय हो जाएगा और इसमें होता है बीजांड, ठीक है। बीजांड, बीजांड होता है, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे क्या? स्त्री केसर में, स्त्री केसर में हम लिखेंगे, स्त्री केसर में हमारा कितने भाग हो जाएंगे भाई? स्त्री केसर में हमारा कितना भाग हो जाएगा?
तो आपको बता दें स्त्री के सर में हमारा कितना भाग हो जाएगा, 3 भाग हो जाएगा। ठीक है, पहला होता है वर्तिकाग्र, और दूसरा हो जाएगा वर्तिका हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, अंडाशय। ठीक है, जिसमें क्या होता है, बीजांड होता है। अंडाशय में क्या हो जाता है, बीजांड हो जाता है। तो इसमें लिखेंगे कि स्त्री केसर या जयांग में हमारा 3 भाग होता है। जो पहला भाग वर्तिकाग्र है, और दूसरा भाग वर्तिका है, और तीसरी भाग अंडाशय है जिसमें बीजांड पाया जाता है। और लिखेंगे वर्तिका सबसे ऊपरी भाग होता है जहाँ से परागकण अंडाशय के लिए ग्रहण करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद वर्तिका में लिखेंगे क्या, वर्तिका में यहाँ हो जाएगा, वर्तिका में हम लिखेंगे यह एक नलीनुमा संरचना है जो अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ता है, जिसकी सहायता से परागकण पराग अंडाशय में जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे अंडाशय के बारे में। तो अंडाशय के बारे में लिखेंगे क्या, अंडाशय जो परागकण वर्तिका और वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय में जाता है। अंडाशय में जाने के बाद परागकण का केंद्रक और अंडाशय का केंद्रक निषेचित करके अंडाशय क्या करता है, फल का निर्माण करता है, और बीज का निर्माण करता है। इतना आप लिख लीजिएगा, आपके लिए इनफ हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए क्या हो जाएगा, इनफ हो जाएगा। चलिए हम एक बार और फिगर से बता देते हैं आपको क्या क्या है इसमें। देखिए हमारा क्या क्या है, ये हमारा तो बाबू हो गया परागकोश, ये हमारा परागकोश हो गया, और परागकोश में ही होता है क्या, परागकण। ठीक है, और ये हमारा हो गया क्या, फिलामेंट, जिसे हम तंतु बोलते हैं। अब तंतु इसको अब यहाँ से यहाँ लाने के लिए हमारा, अब ये परागकण हमारा नर वाला भाग है, और हमारा नर वाला भाग कहाँ जाना चाहिए, मादा वाला भाग पे जाना चाहिए। ठीक है, तभी तो एक फल और बीज का निर्माण होगा, है ना। तब यहाँ से यहाँ जाने के लिए कुछ सहायक भाग होता है जो अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे कि वायु से भी परागण होता है, वायु के सहारे परागकण स्त्री केसर और वर्तिकाग्र तक जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये हमारा वर्तिकाग्र हो गया, यहाँ पर ये जो भाग होता है वर्तिका होता है, और ये वाला जो भाग होता है ये ग्रीन कलर वाला है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडाशय। और ये जो वाइट और येलो कलर वाला है ये क्या हो जाएगा, बीजांड हो जाएगा, जहाँ से बीज का निर्माण होता है, और ये हो जाता है हमारा फल का निर्माण। और ये हमारा पुष्पासन हो गया, जहाँ पर पुष्प आकर बैठा रहता है उसको हम पुष्पासन बोलते हैं। ठीक है, तो आप इतना लिख पाएंगे शायद, हमें ऐसा उम्मीद है, ताकि क्योंकि आप तो इतना बता देने के बाद ऐसा तो नहीं है कि छूट जाएगा। बस आप इतना लिख दीजिएगा और इसके बारे में आप एक्सप्लेनेशन कर दीजिएगा, तो आपको फुल के फुल मार्क्स दे दिया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए हम इसको अलग से रुकिए, देखिए हम यहाँ पर लिख करके लाए थे। चलिए यहाँ पर हम लिख करके लाए थे भाई, बाह्यदल पुंज क्या है। तो बाह्यदल पुंज हमारा क्या है, हमने बताया था अभी कि बाह्यदल पुंज वह भाग है जो क्या है, हरा कलर का है, और क्या हमारा ये काम क्या करता है, तो बाहरी चोटों से बचाता है। बाहरी क्या करता है, चोटों से बचाता है।
बाहरी चोटों से बचाता है और साथ में क्या करता है पुष्प को स्थान मतलब कि पुष्प इसी पर स्थगित रहता है, माने पुष्पासन भी कह सकते हैं, पुष्पासन भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, पुष्पासन भी इसको हम कह सकते हैं, जो हरा वाला भाग हुआ था। ठीक है, आपको ऐसे हम बताए थे, ये हो जाएगा। और ये कैसा होता है, हरा कलर का होता है। ठीक है ना, ये हरा कलर का होता है और इस पे हमारा क्या हो जाएगा, दल पुंज हो जाएगा। ये हो गया बाह्य दल पुंज और फिर इस पे हो जाएगा दल पुंज, जो आपको दिखाए थे हल्का लाल कलर के था। दल पुंज क्या था भाई, तो दल पुंज हमारा एक रंगीन भाग होता है जिसमें क्या कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो ज़ैंथोफिल वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण इसमें कलर मिलते हैं। जैसे कि फल का भी कलर होता है, फूल का भी कलर होता है। तो हर पौधे का फूल या फिर फल का कलर अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि यह रंगीन भाग है। कैसा भाग है, रंगीन भाग है, जो क्या करता है, कीटों को आकर्षित करता है और यही कीट आकर के परागकोश से लेकर के वर्तिकाग्र तक जाता है। ठीक है, तो इसमें हम ये लिख देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं पुमंग। तो पुमंग कैसा भाग है, एक नर भाग है। आपको हम दोबारा दो बार बता रहे हैं बॉस। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। यह एक नर भाग है जिसमें क्या क्या भाग देखे थे, तो एक परागकोश देखे थे और दूसरा क्या देखे थे, दूसरा हम देखे थे तंतु। ठीक है, तंतु। तो ये दो भाग होते हैं जो निषेचन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये पुंकेसर हो गया। और जयांग की बात करें तो यह कैसा भाग है, यह स्त्री केसर है, माने कि मादा का एक भाग है जिसमें 3 भाग हमने बताया था। पहला बताया था वर्तिकाग्र, दूसरा बताया था वर्तिका और तीसरा बताया था अंडाशय जिसमें क्या था, बीजांड था। तो आपको इतना शायद समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस और पूछ देते हैं भाई, वो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसमें नहीं पूछेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए अब उसमें पूछता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि परागकण जो होता है किस किस प्रकार से ले जाया जाता है, तो उस विधि को हम क्या कहते हैं। जैसे कि एंटेमोफिली हो जाएगा। तो एंटेमोफिली का मतलब क्या होता है, एंटेमोलॉजी होता है कीट का अध्ययन, और एंटेमोफिली क्या हो जाएगा, कीट के द्वारा परागकोश से परागकण को ले जाकर के वर्तिकाग्र तक पहुंचाना एंटेमोफिली कहलाता है। यानी कीटों द्वारा परागन होगा तो उसे हम एंटेमोफिली करते हैं। ऑर्निथोफिली की बात करें तो ऑर्निथोफिली क्या हो जाएगा, हवा द्वारा परागकण वर्तिकाग्र तक जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एनेमोफिली कहते हैं, हवा द्वारा। ठीक है, हवा द्वारा जो परागकण ले जाता है उसे हम ऑर्निथोफिली कहते हैं। एंटेमोफिली की बात करें ऑर्निथोफिली पक्षी द्वारा हो जाएगा, ऑर्निथोफिली पक्षी द्वारा हो जाएगा। ठीक है, पक्षी द्वारा परागन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली। एंटेमोफिली हवा के द्वारा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इतनी जल्दी, और देखिए क्या एंटेमोफिली हो जाएगा कीट द्वारा, ऑर्निथोफिली पक्षी द्वारा, एंटेमोफिली आपको हो जाएगा कीट द्वारा, एंटेमोफिली कीट द्वारा हो जाएगा, एनीमोफिली हवा द्वारा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा पक्षी द्वारा,
ऑर्निथोफिली पक्षी, ऑर्निथोफिली पक्षी हो जाएगा। एंटेमोफिली आपको कीट हो जाएगा। और फिर आपको बता दें एनेमोफिली क्या हो जाएगा, हवा के द्वारा जो परागण होता है एनेमोफिली हो जाएगा। जूफिली मतलब कि जू माने जानवर द्वारा जो परागण होता है उसे जूफिली कहते हैं। और उसके बाद कहते हैं कैरिमोफिली, कैरिप्टोफिली आपको हो जाएगा क्या, चमगादड़ द्वारा परागण को एनिमोफिली कहते हैं। इसके बाद देखिए मेलेनोफिली क्या हो जाएगा, तो घोंघा होता है जिसके द्वारा परागण को क्या कहते हैं, मेलेकोफिली कहते हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है हम आपको बता देते हैं कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है, वो आपको हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इसमें क्या क्या है, आपको एंटेमोफिली पूछेगा, ठीक है, ऑर्निथोफिली पूछेगा पक्षी के द्वारा, और वायु के द्वारा हवा के द्वारा पूछ सकता है। और एनेमोफिली जूफिली नहीं पूछेगा। हाँ, इसमें पूछेगा क्रिप्टोफिली क्या है। क्रिप्टोफिली आपको पूछेगा, ये इम्पोर्टेंट है। और ये एक इसमें और महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या पूछता है कि कदम में कौन सा परागण होता है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है भाई। PYQ है ये कि कदम में कौन सा परागण होता है, तो ये क्रिप्टोफिली होता है, चमगादड़ के द्वारा परागण होता है भाई, समझ लेना, ठीक है। चमगादड़ के द्वारा परागण होता है, कदम के वृक्ष में उसे क्रिप्टोगेम कहते हैं। आप इसको ध्यान दीजिएगा, बाकी आप इसको ध्यान नहीं दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये छोड़ दीजिएगा। हाँ, बाकी ये चीज़ें हैं जो हम बाकी लिखाए हैं वो इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है। तो आई होप आप इस सेशन को आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे और अच्छा तरीके से आप लिख दीजिएगा पेपर में, क्योंकि इतना हार्ड ये चीज़ें है नहीं आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी इसका MCQ हम अगले सेशन में लाएंगे, ठीक है। इसका जो जितना क्वेश्चंस इससे बन सकता है उतना क्वेश्चन हम लाएंगे। चलिए ठीक है, तो ओके, अब मिलते हैं हम अगले सेशन में MCQ के सेशन में, ठीक है।